हेलो एवरीवन। आज 4 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो अब इसका ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि इंडिया को इसके जो आईएमओ के काउंसिल है उसके लिए री इलेक्ट कर लिया गया है कब 2026 एंड 27 के पीरियड के लिए। अब हम देखते हैं कि आईएमओ काउंसिल है क्या। तो सबसे पहले आईएमओ क्या है। आईएमओ यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है, शिपिंग की सिक्योरिटी और मेरीन पोल्यूशन को सेफगार्ड करना, शिपिंग 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 की सिक्योरिटी और मरीन पोल्यूशन को देखना और ये इंश्योर करना कि शिप सेफ रहें और मरीन पोल्यूशन ना हो। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल शिपिंग के टर्म्स में। जो भी इंटरनेशनल शिपिंग हो रही है उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के ये गाइडेंस सेट करेगा। अब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में और एग्जिस्टेंस में आया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। 176 मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1959 में और इंडिया उसके बाद से आईएमओ काउंसिल का कंसिस्टेंट मेंबर रहा है। सिर्फ इस ईयर में गैप था 1983 के साल में और 84 के साल में इंडिया आईएमओ काउंसिल का पार्ट नहीं था। उसके बाद से लेकर के इंडिया हमेशा इसका पार्ट रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आता है तो आपको बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग सकती है पर ये सही है। तो अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं सितंबर के लास्ट थर्सडे को। सितंबर के लास्ट थर्सडे को हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाते हैं। और आईएमओ का स्ट्रक्चर क्या है, एक असेंबली है जो कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, हर 2 साल पे मिलती है। और काउंसिल क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो भी प्लान्स बनते हैं, जो प्रोसेसेस बनते हैं, उनको एग्जीक्यूट करती है काउंसिल। और इसमें 40 मेंबर्स होते हैं। इंडिया इसी के लिए इलेक्ट हुआ है। ये जो मेंबर्स हैं ये 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है कैटेगरी ए, वो क्या है, वो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका शेयर काफी ज्यादा है, इंटरनेशनल शिपिंग में जिनका शेयर बहुत ही ज्यादा है। तो ये ऐसे स्टेट्स हो गए। फिर कैटेगरी बी के ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इंटरेस्ट इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड में बहुत ज्यादा है, मैरीटाइम ट्रेड में बहुत ज्यादा जिनका शेयर है। और सी कैटेगरी में वो स्टेट्स आते हैं जो ए और बी दोनों के पार्ट नहीं है, वो कहाँ पे आएंगे, सी में आएंगे। तो ये था कुछ आईएमओ से रिलेटेड। अब कुछ आईएमओ की कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कन्वेंशन है। जैसे कि सोलास एक कन्वेंशन है जिसका मतलब है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसका ये फंक्शन है कि ये शिप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल प्रोसीजर को इंश्योर करता है कि शिप के कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन प्रोसीजर्स के थ्रू इंश्योर करता है कि जो सेफ्टी ऑफ शिप एंड पैसेंजर ये मेंटेन रह सके और एक इंटरनेशनल इसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन बनाई जा सके। फिर मारपॉल क्या है, जो कि नाम से ही लग रहा है, मार मतलब मरीन और पीओएल से पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन। तो ये शिपिंग से जो पोल्यूशंस होते हैं उनको ये टैकल करता है, जिसमें ऑयल स्पिल्स, सीवेज, हैजार्डस कार्गो, बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर आईएमओ का एक और टारगेट है कि आईएमओ को इंटरनेशनल शिपिंग को नेट जीरो पे लेके जाना है जीएचजी एमिशन में, कब, 2050 तक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से। तो जो अगला टॉपिक होता आया है वो है हमारा 123 एग्रीमेंट। अब 123 एग्रीमेंट देखने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, 2 पेजर पीडीएफ चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम हर मंथली पीडीएफ भी डालते रहते हैं हर महीने के अंत में। अभी तक हमारे चैनल पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की पीडीएफ पड़ चुकी है, आप उसे भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है 123 एग्रीमेंट, इसको एक्चुअली सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो अब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसका बेसिक क्या है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके बाद वर्ल्ड ने इंडिया पे नॉन प्रोलिफरेशन प्रेशर बढ़ा दिया और बहुत सारे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए। फिर 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 किया। उसके बाद इंडिया को न्यूक्लियर आइसोलेशन में डाल दिया गया। इसका क्या मतलब था न्यूक्लियर आइसोलेशन,
इसका मतलब था कि नो एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडिया को कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ये पहला था। और दूसरा मतलब था यूरेनियम फ्यूल का एक्सेस नहीं मिलेगा इंडिया को। और तीसरा मतलब था कि ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में भी इंडिया को कोई पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा। ये तीन चीजों से इंडिया को बैन कर दिया गया था। कब? 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद। लेकिन 2005 के बाद जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी बदलने लगी। यूएस को, चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में दिखने लगा, क्योंकि तब तक यूएसएसआर या फिर रशिया से यूएस का ध्यान हट चुका था, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। तो अब मेन अपोनेंट यूएसए बन गया था चाइना, और चाइना को टैकल कौन कर सकता है एशिया में? सिर्फ इंडिया। इसीलिए यूएसए ने इंडिया से पार्टनरशिप बढ़ाने का सोचा, और ये जो सैंक्शंस लगे थे इंडिया के अंदर उसको हटाया। यहीं से स्टार्ट होती है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की स्टोरी। 2008 में इंडिया यूएस ने एक लैंडमार्क डील साइन की, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसको सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर नेगोशिएट किया गया था। इसीलिए इसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया है कि यूएस इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, इंडिया इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स का हिस्सा भी बन जाएगा, और साथ ही इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट रख पाएगा। ये तीन इसके कोर थे। पहला क्या था, दूसरा और तीसरा? पहला क्या बताया मैंने? पहले बताया कि यूएस इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। दूसरा क्या बताया? कि इंडिया इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स का हिस्सा बन जाएगा। और तीसरा, इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट रख पाएगा। ये तीन चीजें इसमें कोर इसके पार्ट थी। फिर डील के कुछ और कंपोनेंट्स भी थे, जैसे कि इंडिया ने अपने सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेपरेट कर दिया, सिविल फैसिलिटी अलग और मिलिट्री अलग। सिविलियन प्लांट्स को आईएईए सेफगार्ड्स के अंदर डाल दिया। एक आईएईए सेफगार्ड्स के अंदर जो भी सिविल प्लांट्स है, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स है, उनको डाल दिया गया। आईएईए एक्चुअली वहां पे इंस्पेक्शन करती है। फिर रिटर्न में यूएसए ने इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का वेवर दे दिया, और पहली बार एक नॉन नेटो एनपीटी कंट्री, सॉरी नॉन नेटो नहीं, नॉन एनपीटी कंट्री को ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड की एंट्री मिल गई। ये पहली बार हुआ था। फिर अब क्या है कि अब इम्पोर्टेंट क्या था इंडिया के लिए? इसमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट मिला, स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निशन मिली कि इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का ऑफिशियल टैग मिल गया यूएसए जैसी सुपर पावर से। फिर हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, न्यूक्लियर रिएक्टर, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, थोरियम बेस्ड रिसर्च का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिला। फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड हुई, इंडिया और यूएस दोनों नेचुरल एलाई बन गए। तो ये थी कुछ चीजें न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, जो कि इसमें कुछ जो भी फैक्ट्स हैं वो इसमें मेंशन है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर जो अगला हमारा टॉपिक है वो है यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, पर फिर भी अभी इंडिया ने इसी के तर्ज पे इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस गवर्नमेंट फोरम बनाया, इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि यूएन गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटीज को एक साथ लेकर के आता है, ताकि वो इंटरनेट अपॉर्चुनिटीज पे और उनसे एसोसिएटेड रिस्क पे बात कर सकें, और सॉल्यूशंस या जो भी चीजें हैं उन पे बात हो सके। ये एक नॉन बाइंडिंग फोरम है, इसके जो भी नेगोशिएशंस होते हैं, जो भी डील्स साइन होती है, वो नॉन बाइंडिंग रहती हैं। तो इसी को देख करके इंडिया ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम निकाला है, जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था, और इस बार जो 25 में हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये छोटी सी न्यूज थी। जो अगली है वो हमारी स्पीशीज इन न्यूज में है, गोल्डन लंगूर से रिलेटेड। अब गोल्डन लंगूर कहाँ का एंडेमिक है? तो ये एंडेमिक है वेस्टर्न असम और भूटान का, इन एरियाज का ये एंडेमिक है। और गोल्डन कलर का फर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। आईयूसीएन इसका एंडेंजर्ड है। फ्रूगीवोर है, मतलब फल खाता है ज्यादा। इसकी डाइट में क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, और इस वजह से ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। तो ये था कुछ गोल्डन लंगूर से रिलेटेड। और फिर जो अगली चीज है वो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिन्स को इंटेंशनली यूज करना टू किल ह्यूमन, एनिमल्स या प्लांट्स। एक तरह से वेपनाइज्ड डिजीज फैलाना, जैसे कि एंथ्रेक्स, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीजें हिस्ट्री में कई बार यूज की गई हैं, ताकि दुश्मन को अलग तरीके से भी हराया जा सके। तो इस चीज पे ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बैन लगाता है।
तो ये जो वेपन एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, जो कि एक्चुअली बायोलॉजिकल वेपन होते हैं, क्योंकि क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये रैपिड स्प्रेड कर सकते हैं, इनका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है और मैसिव कैजुअलिटी भी पॉसिबल है। इसी थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए बना था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये 1972 में अडॉप्ट हुआ है और 75 में एंटर हुआ है, किसमें, फोर्स में। 72 में अडॉप्ट हुआ और एंटर्ड इनटू फोर्स 75 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी दैट बैन्स एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन। ठीक, केमिकल वेपन्स का बैन बाद में आया था, बट बायोलॉजिकल वेपन्स का बैन पहले आ चुका है। केमिकल वेपन्स के लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन है, जो कि बाद में आई थी। इसके की प्रोविजंस क्या हैं? ये बैन करता है किस चीज को? डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल वेपन, अगर किसी के पास पहले से किसी ने बना के रखे हैं तो उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देगा। पीसफुल यूज अलाउड है, वैक्सीन में, बायोटेक में, रिसर्च में, इन सारी चीजों में अलाउड है। अगर ये भी स्टॉप कर देंगे तो फिर वैक्सीन कैसे बनेगी, कोविड की वैक्सीन कैसे बनती, इसीलिए ये सारे यूजेस अलाउ हैं। ऑलमोस्ट 183 प्लस कंट्रीज ने इसे क्या किया है, साइन किया है, जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। एक्चुअली इंडिया पार्ट नहीं, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को। इंडिया का मेन फोकस क्या है? स्ट्रॉन्गर ग्लोबल बायोसिक्योरिटी नॉर्म्स, बेटर वेरिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि बीडब्ल्यूसी में वेरिफिकेशन मैकेनिज्म थोड़ा सा वीक है। प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट बायो टेररिज्म। 2025 में इंडिया ने अगेन हाईलाइट किया था कि बीडब्ल्यूसी को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है ड्यू टू सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन एडिटिंग एंड एआई ड्रिवन पैथोजेंस जैसे नए रिस्क की वजह से। अब तो जीन एडिटिंग भी हो गई है, तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल वेपन बनाना और ही ज्यादा कठिन हो गया है और इन्हें खोजना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो गया है। तो अब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या है कि इसमें कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है बीडब्ल्यूसी में, और डुअल यूज का इशू है, मतलब बायोटेक लैब्स में रिसर्च पीसफुल भी हो सकती है और वेपनाइज भी हो सकती है। जैसा कि चाइना के ऊपर क्लेम किया जाता है, चाइना के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने कोरोना को जो वायरस है वो लैब में मैन्युफैक्चर किया या लैब में बनाया है, पर चाइना इस चीज को डिनाई करता है। तो यही इसे ही कहते हैं डुअल यूज, मतलब बायोटेक लैब में रिसर्च के पर्पज से हम बायोलॉजिकल वेपन भी बना सकते हैं। ग्रोइंग बायोटेररिज्म का थ्रेट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में अगर ये सारी चीजें लग जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ग्लोबल कोऑपरेशन की थोड़ी सी इशू है, पैंडेमिक्स का एरा है, हेल्थ प्लस सिक्योरिटी एक साथ चल रही है, इसलिए बीडब्ल्यूसी की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इसमें चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या है कि इसका वेरिफिकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन में अच्छा वेरिफिकेशन सिस्टम है, और ये यहाँ पे बैकड्रॉप है एक। फिर मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, बायोटेक्नोलॉजी का फास्ट एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या गरीब कंट्रीज पीछे रह जाती हैं और अमीर कंट्रीज हमेशा आगे निकल जाती है इस चीज में। फंड फंड शॉर्टेज है बीडब्ल्यूसी सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के लिए। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का डिसएग्रीमेंट है टेक्नोलॉजी एक्सेस को लेकर के। ये सारी चीजें इसमें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। फिर तो ये था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड, बाकी जो भी फैक्ट्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं, इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।